साथियों नमस्कार। इतिहास की सबसे बड़ी सीख ये है कि जो शासक अपनी सत्ता को अनंतकालीन मानने लगते हैं उनका पतन निश्चित रूप से हो जाता है। ये सत्य बार बार पूरी दुनिया के अंदर साबित भी हुआ है। चाहे फ्रांस के महलों में बैठे हुए लुई 16 की कहानी हो, जिन्हें ये भूल हो गई थी कि गद्दी जनता की सहमति से बनी है, या फिर रोम को ले लीजिए। रोम के हीरो जो थे नीरो, उनका उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपनी जनता की पीड़ा को नजरअंदाज करते हुए साम्राज्य का वैभव पूरा तरीके से अपना गंवा दिया था। भारतीय लोकतंत्र में भी ये नियम लागू होता है। 1977 में इंदिरा गांधी की हार ने दिखाया कि आपातकाल का अहंकार जनता कब तक सहन कर सकती है। साल 2004 में भारत उदय के दावों के बावजूद सत्ता का परिवर्तन ये साबित भी करता है कि जनता की याददाश्त कमजोर नहीं होती, बस और बस सिर्फ उसे जगाने में समय लगता है। साथियों, पश्चिम बंगाल की हालिया राजनीतिक घटनाएं इसी सत्य की एक ज्वलंत प्रयोगशील जो है उदाहरण है। 15 वर्षों तक एक छत्र राज करने वाली ममता बनर्जी आज अचानक पीड़ित बनकर अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अदालत के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई है। उनका काला कोट पहनकर हाई कोर्ट जाना और बंगाल को बचाइए का नारा देना केवल एक कानूनी रणनीति नहीं है, बल्कि एक गहरे राजनीतिक संकट की पहचान है। ये दृश्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसे नेता की राजनीतिक सक्रियता को दर्शाता है जो सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी अपनी राजनीतिक उपस्थिति लगातार बनाए रखना चाहती है। राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए किए गए समझौते अक्सर भविष्य में भारी कीमतें चुकाते हैं। ये बात बंगाल के आधुनिक इतिहास में दर्ज है। साल 2006-2007 के दौरान जब बुद्धदेव भट्टाचार्य की सीपीएम सरकार ने औद्योगिक पुनरुत्थान की दिशा में नए कदम उठाए थे, तो ये कदम राज्य के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आए थे। टाटा समूह को सिंगूर में नैनो कार संयंत्र लगाने का निमंत्रण इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उस समय माना जा रहा था। लेकिन राजनीतिक गणित में यहाँ भी अपना खेल खेला। जब एक वर्ग ने इस विकास को अपनी विचारधारा के लिए खतरा माना, तो उसने विरोध का रास्ता अपना लिया। माओवादी और नक्सली समूह जो दशकों से बंगाल की राजनीति में अपनी जगह बनाए हुए थे, अचानक औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी बन गए। यहाँ एक महत्वपूर्ण तुलना करी जा सकती है, जैसे कि आज के कुछ पर्यावरणवादी समूह विकास परियोजनाओं का विरोध करते हैं, लेकिन उनके पीछे की मंशा जनहित न होकर राजनीतिक होती है। उस समय बंगाल में यही हुआ था। मजदूर यूनियनों के नाम पर पैसे की वसूली का एक ऐसा जाल बुना गया था जिसने न केवल उद्योगपतियों को डराया, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ दिया। इस माहौल में ममता बनर्जी ने एक राजनीतिक दांव खेला। सीपीएम को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने उन शक्तियों का इस्तेमाल किया जो प्रदेश के विकास के दुश्मन थी। ये कदम 2011 में सत्ता दिलाने में सफल रहा, लेकिन इसकी कीमत बंगाल को चुकानी पड़ी। टाटा का नैनो प्लांट गुजरात चला गया, और यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण भी है। जब उद्योगपति रतन टाटा ने नरेंद्र मोदी को फोन किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनसे जब संपर्क किया तो केवल एक फोन कॉल पर नरेंद्र मोदी ने उन्हें गुजरात में जमीन दे दी और सभी सुविधाएं भी वहां पर उपलब्ध करा दी। इस घटना ने दो राज्यों की कार्यशैली को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया। एक और जहां राजनीतिक विरोधाभासी ने उद्योग को भगाया, वहीं दूसरी ओर जहां प्रशासनिक सुगमता ने उसे आमंत्रित भी किया। उसी उद्योग को, टाटा नैनो को, आपको पता भी होगा, वो बंगाल से गुजरात चले गए थे। इसके बाद की कहानी किसी से छिपी नहीं है। बंगाल, जो एक समय भारत का औद्योगिक गढ़ हुआ करता था, धीरे धीरे उद्योगों के पलायन का गवाह बना। हजारों छोटे बड़े कारखाने वहां पर बंद हो गए, अन्य राज्यों में चले गए, स्थानांतरित हो गए। ये प्रक्रिया सीपीएम के समय से शुरू हुई, लेकिन ममता बनर्जी के कार्यकाल में जाकर और ज्यादा तेज हो गई। जब सत्ता हासिल करने के लिए किए गए गठजोड़ ही राजनीतिक रणनीति बन जाए, तो विकास एक अनिवार्य नुकसान बनकर उस प्रदेश में रह जाता है। साथियों, राजनीतिक हिंसा भारत के कई राज्यों की कहानी का हिस्सा रही है। बिहार में 1990 के दशक में लालू यादव के शासनकाल के दौरान जिस तरह अपराध और राजनीति में भेद मिट गया था, उसकी तुलना अक्सर बंगाल के हालिया इतिहास से करी जा रही है। लेकिन बंगाल में स्थिति और भी ज्यादा जटिल रही है, क्योंकि यहाँ हिंसा का एक चक्रव्यूह बनाया गया था। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद पूरे तरीके से वहां पर हिंसा होती थी, जबरदस्त हिंसा होती थी। आपने टीवी वगैरह में ये देखा भी होगा। साल 2021 के विधानसभा चुनाव इस हिंसा का सबसे भयावह उदाहरण है। चुनाव प्रचार के दौरान जो हिंसा हुई
वो किसी लोकतंत्र के लिए शर्मिंदगी की बात थी। लेकिन असली तबाही तो परिणाम के बाद हुई। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग अपने घर छोड़कर पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट हो गए। असम में उनको शरण लेने के लिए वो लोग मजबूर हो गए। ये दृश्य दक्षिण एशिया के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण देशों की याद भी दिलाता है, जहां चुनावी पराजय के बाद राजनीतिक शरणार्थियों की स्थिति वहां पर लोगों की बन जाती है। लेकिन साथियों, ये तो भारत था, जहां संविधान सबको समान अधिकार देता है। फिर भी एक राज्य के लोग अपने ही देश में पूर्ण रूप से शरणार्थी बन गए थे। इस हिंसा के पीछे एक और संरचनात्मक समस्या भी जुड़ी हुई थी। पुलिस और सत्ताधारी दल के कैडर के बीच का भेद बिल्कुल पूरे तरीके से समाप्त हो गया था। जब कानून लागू करने वाली एजेंसी ही राजनीतिक दल के विस्तार का रूप बन जाए, तो न्याय की उम्मीद कहां से रखी जा सकती है। संदेश खाली की घटना इस पृष्ठभूमि में इसको देखना चाहिए। जब एक इलाके में महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार होते हैं, आरोपी खुलेआम घूमते हैं और पीड़ित परिवारों को ही लगातार प्रताड़ित किया जाता है, तो ये केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक संरक्षण का पूर्ण रूप से सबूत होता है। शेख शाहजहां के मामले में जो हुआ, जहां आरोपियों को केंद्रीय जांच एजेंसियों से बचाने के लिए प्रशासनिक तंत्र पूरे तरीके से जुट गया था, वो इस बात का प्रमाण है कि राज्य में कानून के शासन की जगह दल के शासन ने ले ली है। हाल ही में ममता बनर्जी का काला कोट पहनकर हाई कोर्ट में जाना एक ऐसा दृश्य था जिसने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठाए। ये दृश्य इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि एक पराजित मुख्यमंत्री की राजनीतिक सक्रियता को दर्शाता है। जब आपके पास सत्ता होती है तो आप विधानसभा में बैठकर विरोध करती हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप जो है सड़क या अदालत में अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति अनोखी है। चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया और फिर अचानक पीड़ित बनकर वो सीधे जाकर अदालत में जा पहुंची। इस कदम के पीछे एक और नैरेटिव की रचना का प्रयास भी किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने ये बात कही कि हिंसा में मारे गए 10 लोगों में से 6 लोग मरने वाले वहां पर हिंदू हैं। ये बयान सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि ये एक नए पीड़ित वर्णन की नींव है। जब पुराना नैरेटिव कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है काम नहीं करता, तो नया नैरेटिव ये बनाया जाता है कि भाजपा तो अब हिंदुओं को भी निशाना बना रही है। ये राजनीतिक भाषण शास्त्र की एक क्लासिकल मिसाल है साथियों, इस पर ध्यान देना, क्लासिकल मिसाल है। अमेरिकी राजनीति में भी ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं जहां पराजित दल अपनी कथा बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 2020 के चुनावों के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी हार को व्यवस्था का षड्यंत्र वहां पर बनाया गया था। आपने टीवी में देखा भी हुआ, ट्रंप और जो वो कहानियां हुई थी। लेकिन साथियों, इस नैरेटिव में एक बुनियादी दोष है। जिस व्यक्ति ने 15 साल तक राज्य में हिंसा को संरक्षण दिया, जिसके राज में जय श्री राम का नारा लगाने पर आपकी गिरफ्तारी हो जाती थी, जिसने अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने में प्रशासन का पूरे तरीके से दुरुपयोग किया, उसी व्यक्ति के मुंह से हिंसा और पीड़ा के शब्द सुनना अपने आप में एक विरोधाभास है। ये ऐसा ही है जैसे कोई चोर चोरी के बाजार में सबसे ज्यादा शोर मचाए कि भैया चोरी जो है वो बंद होनी चाहिए। इससे पहले भी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में अपनी बात खुद रख चुकी है, लेकिन वहां भी उन्हें कोई खास राहत किसी भी तरीके की सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिली। ये बात उनके लिए एक संकेत होनी चाहिए थी कि न्यायालय कानून और संविधान के आधार पर फैसले सुनाता है, न कि राजनीतिक दबाव के आधार पर। जब कोई शासक खुद कानून का उल्लंघन करता है और फिर अदालत में पीड़ित बनकर पहुंचता है, तो न्यायपालिका इसे सहजता से बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है। ममता बनर्जी ने अदालत में यह भी कहा कि ये बुलडोजर वाला राज्य नहीं है। ये बयान भी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा लगता है क्योंकि इसके पीछे की वास्तविकता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जो भी बहस हुई है, उसने इस उपकरण को न्याय का प्रतीक बना दिया है। उपकरण को जो है बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बना दिया है, कम से कम उन लोगों की नजर में जो अवैध कब्जों से त्रस्त है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है। बुलडोजर कभी भी बिना नोटिस या कानूनी कार्रवाई के नहीं चलाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। पहले अतिक्रमण की पहचान होती है, फिर नोटिस दिया जाता है और फिर समय दिया जाता है और इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई करी जाती है। सीधा सीधा ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था। साथियों, इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मुंबई में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के दौरान भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। बृहन्मुंबई नगर निगम जब किसी अवैध संरचना को हटाती है तो पहले कई चेतावनियां देती है, और इसी तरीके से जो है दिल्ली में भी जब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या नगर निगम अतिक्रमण को हटाते हैं तो एक पूर्व निर्धारित कानूनी रास्ता अपनाया जाता है।
बंगाल में बुलडोजर का विरोध करना इसलिए भी अजीब लगता है क्योंकि यहाँ सवाल कानून के शासन का है, न कि किसी विशेष मशीनरी के उपयोग का है। अगर कोई अवैध कब्जा है तो उसे हटाना प्रशासन का कर्तव्य है, चाहे उसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल हो या फिर अन्य किसी तरीके का इस्तेमाल किया जाए, मगर वो जो अवैध कब्जा है उसको हटा जरूर दिया जाता है। साथियों, जनता का समर्थन भी इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है। जब भी कहीं पर अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है तो आसपास के निवासी अक्सर समर्थन में वहां पर खड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। ये इसलिए क्योंकि अवैध कब्जे न केवल कानून का उल्लंघन करते हैं बल्कि वे आसपास की जनता के अधिकारों का भी हनन करते हैं। एक उदाहरण से साथियों इस बात को हम समझते हैं। अगर किसी ने सड़क पर कोई अवैध दुकान बना ली है तो उससे क्या होता है, उससे यातायात बाधित होता है, आसपास के दुकानदारों का व्यवसाय प्रभावित होता है और आपातकालीन सेवाएं जो है उनको पहुंचने में भी, वो एम्बुलेंस हो या कुछ भी हो, वो असमर्थ हो जाती हैं, वो वहां पर जाम में फंस जाती हैं। इसलिए बुलडोजर केवल एक मशीन नहीं है बल्कि कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रतीक बुलडोजर आज के समय में बन चुका है। साथियों, राजनीति में पीड़ित पत्र खेलना कोई नई बात नहीं है। दुनिया भर के राजनेता इसका इस्तेमाल करते हैं। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने कई बार पश्चिमी षड्यंत्र का नैरेटिव इस्तेमाल किया है जब उनकी नीतियों पर सवाल उठे। वहीं वेनेजुएला के निकोलस मादुरो ने भी अमेरिकी प्रतिबंधों को अपनी आंतरिक विफलताओं का बहाना बनाया था। भारत में भी जब राजनीतिक दल अपनी जमीन को खोने लगते हैं तो वे अक्सर बाहरी शक्तियों या अन्यायपूर्ण व्यवस्था का रोना रोने लगते हैं। टीवी पर, वीडियोस में देखा ही होगा आपने साथियों। लेकिन इस रणनीति में एक समय सीमा होती है। 2021 में ममता बनर्जी का विक्टिम कार्ड काम कर गया था क्योंकि तब लोगों के मन में संदेह था, क्या ये सच है या राजनीतिक नाटक है, क्योंकि बड़ी हिंसा हुई थी उस समय। लेकिन साथियों 2026 तक जब 15 साल का शासन अपने पीछे छोड़ गई वो ममता बनर्जी, तो जनता ने अपना फैसला खुद सुना दिया। 293 में से 207 सीटें भाजपा को मिलना केवल एक चुनावी परिणाम नहीं था, ये एक ऐसा जनादेश था, एक अविश्वास प्रस्ताव जो जनता ने अपने मत के जरिए पारित किया था और ममता बनर्जी की सरकार को पश्चिम बंगाल से उखाड़कर टीएमसी को फेंक दिया था। इस जनादेश के बाद जो भी हुआ, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देना, बर्खास्त किए जाना, ये भारत के संसदीय इतिहास की एक अनोखी घटना है। आजाद भारत में किसी भी हारने वाली पार्टी के मुख्यमंत्री ने ऐसा कभी नहीं किया। ये घटना सत्ता से चिपके रहने की एक मजबूत पकड़ को भी दिखाती है। जब जनता ने आपको पूरे तरीके से नकार दिया है फिर भी आप कुर्सी से चिपके रहते हैं, ये लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करना होता है। साथियों, ऐसा किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए था। आज तक किसी ने भी नहीं किया है जो पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं। बंगाल की जनता ने 2026 में जो किया वो एक संदेश था। अत्याचार की एक सीमा होती है। जब कोई शासक उस सीमा को पार कर देता है तो डर भी अपनी जगह बदल लेता है, चाहे केंद्रीय सुरक्षा बल हो, चाहे स्थानीय प्रशासनिक दबाव। जब लोग अपने मन में तय कर लेते हैं कि भैया अब और नहीं सहेंगे, तो कोई भी बल उन्हें नहीं रोक सकता है। ये भावना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी देखी गई थी, जब अंग्रेज साम्राज्य के सामने आम भारतीय खड़े हो गए थे। ये भावना 1977 में भी देखी गई थी, जब आपातकाल के विरोध में जनता एकजुट होकर वहां पर खड़ी हो गई थी। ममता बनर्जी के लिए अब समय आ गया है कि वो ये बात को समझे कि लोकतंत्र में सत्ता किराए का मकान है, मालिकाना हक वहां पर किसी का नहीं होता। जनता वहां की मालिक है और वो कभी भी किराएदार को बदल सकती है। काला कोट, अदालती याचिकाएं या नए नैरेटिव, ये सब खबरों में बने रहने के लिए छोटे मोटे उपकरण हो सकते हैं, लेकिन जब जनता एक बार अपना फैसला सुना देती है तो उसे बदलना आसान नहीं होता। टीएमसी की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब जरूरत है टीएमसी को आत्ममंथन की, न कि आरोप प्रत्यारोप की। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, जलती हुई लकड़ी ही राख बनती है, लेकिन ठंडी हो चुकी राख से आग दोबारा से नहीं जलाई जा सकती। बंगाल की राजनीति में अब नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है और इस अध्याय में पात्रों को नए सिरे से अपनी भूमिका तय करनी होगी। तो साथियों, ये था हमारा एक छोटा सा विश्लेषण। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अपने कमेंट करके आप अपनी राय भी रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट साथियों जरूर लिखना। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।